हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूज़ में इसमें बहुत सारा चर्चे में चल रहा है, हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड जो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के कि काफ़ी लोगों ने इसका गलत उपयोग किया है। तो ये बातें थोड़ा धीरे धीरे खुल के आ रही, जब से हमारा ये पूजा वाला केस आया, जो आईएएस पूजा वाला जो महाराष्ट्र में तैनात थी, तो जब से इनका केस आया हुआ है कि इन्होंने फर्जी तरीके से नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाया करके दिया है एंड फिर इन्होंने कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को गलत तरीके से दिया है। जितनी क्राइटेरिया फुल होती है उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है और ये मेडिकल के लिए भी जा नहीं रही हैं, एम्स के द्वारा जो बुलाया जा रहा है। तो इन सब पे थोड़ा सा बात करेंगे ना कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट में क्यों ये चीज़ें मुद्दे में उठ रही हैं, एंड एससी एसटी में भी क्या दिक्कतें हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये सब क्या है। देखो, रिजर्वेशन दिया जाएगा कि उन लोगों को जो लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनल तरीके से जो बैकवर्ड क्लास थे ना, उनको ये रिजर्वेशन देने का प्रोविज़न बनाया गया था। और जो हमारी इंदिरा साहनी केस हुआ था उसमें 1992 में उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 50% का कैप होगा, मतलब 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें ये सब इंक्लूडेड थे, ओबीसी, एससी एसटी एंड अपना पीडब्ल्यू वगैरह सारी सबको मिला करके इतना रिजर्वेशन दिया जाता, जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा था ओबीसी को। तो ये डिसाइड किया गया कि ओबीसी में क्या है ना कि कई लोग काफ़ी एडवांस हैं, कई कई लोग पिछड़े पिछड़े हैं, ठीक है। तो उसमें दो क्राइटेरिया बनाया गया कि एक ओबीसी में क्रीमी लेयर होगा और एक नॉन क्रीमी लेयर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो जो ओबीसी क्रीमी लेयर होते हैं ना, वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जनरल कैटेगरी की तरह, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये माना माना जाता है कि ये सोशल इकोनॉमिक तरीके से एडवांस लोग हैं, ठीक है, उस समय के हिसाब से। फिर इसके बाद हमारा क्रीमी लेयर है। तो क्रीमी लेयर में क्या होता है, इसमें कुछ इनकम की क्राइटेरिया रखी गई है कि जो लोग क्रीमी लेयर नहीं होंगे वो नॉन क्रीमी लेयर अगर होंगे तो उनके लिए इनकम की क्राइटेरिया होगी। तो इसमें देखो, अगर हम जोड़े ना, तो इसमें जो पैसा जोड़ा जाता है कि आपका 8 लाख लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर के देखे जाते हैं पर ईयर, ठीक है। आपकी इनकम अगर लास्ट 3 ईयर तक 8 लाख से ऊपर है हर साल, तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे, ना कि नॉन क्रीमी लेयर में। तो जैसे आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे तो आप जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो अब ये डिसाइड कैसे होता है कि ओबीसी का जो 8 लाख का ये लिमिट है, क्राइटेरिया, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसमें बताया गया है कि दो सोर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करता है, मतलब इनको मान्य नहीं होता। एक, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो इनकम आती है वो 8 लाख से ऊपर हो तब भी वो क्रीमी लेयर में ही आएंगे, और या तो एग्रीकल्चर से अगर इनकम आ रही है, तो ये दो सोर्स को हटा दो, ये क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी इनकम कोई भी सोर्स हो, हम प्राइवेट सेक्टर से, बिजनेस से, वट एवर द तरीके से, अगर हमारी इनकम 8 लाख से ऊपर आ रही है पर ईयर, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम इंक्लूड करेंगे, तो वो हमारी ओबीसी क्रीमी लेयर को दर्शाता है। और एक ये है कि इसके अलावा और कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की है। अब ये कैसे डिसाइड होता है, सेंट्रल एंड स्टेट की सर्विसेज में रहने वाले वो इंप्लॉई, सारे इंप्लॉई नहीं, वो इंप्लॉई जो क्लास ए ऑफिसर मतलब फर्स्ट ऑफिसर से रिक्रूट हुए हैं, डायरेक्ट एंट्री हुई है, ठीक है, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, वो ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि वो इंप्लॉई जो पेरेंट दोनों, फादर एंड मदर, क्लास बी ऑफिसर से एंट्री हुई हो, रिक्रूटमेंट हुआ है गवर्नमेंट सर्विसेज में। तीसरा, जिनके फादर का रिक्रूटमेंट क्लास बी ऑफिसर से हुआ हो, लेकिन वो एट द एज ऑफ 14, 40 साल से अंदर की उम्र में, 40 साल से कम उम्र में ही उनका प्रमोशन हो जाए और वो क्लास ए ऑफिसर में पहुंच जाए। तो ये 3 लोग हैं जो सर्विस कैटेगरी में, जिनको ओबीसी क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इनकी इनकम से कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ क्लास से है कि क्लास 7 ऑफिसर, क्लास बी, क्लास सी। और चौथे जो है ना, पीएसटी पब्लिक सेक्टर जो है, उसमें जो मैनेजरियल पोस्ट पे रखते हैं आइदर पेरेंट, उनको भी इसका है कि वो भी क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। अभी देखो, एक क्रीमी लेयर की जो क्राइटेरिया डिसाइड होती है ना, ये स्पाउस से डिसाइड नहीं होती, यहाँ से पेरेंट की इनकम को देखी जाती है। आपके हस्बैंड वाइफ जो इनकम होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ओबीसी क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का क्या क्राइटेरिया है। 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम होनी चाहिए पर ईयर, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर की जोड़ी जाएगी। लेकिन सैलरी की इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर की जो इनकम होगी वो एक्सक्लूडेड है, मतलब उससे मान्य नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई ग्रुप सी में जाता है कोई पेरेंट, तो वो लास्ट स्टेज में, मतलब 50-55 ईयर में उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1-1.5 लाख हो जाती है, तो वो 8 लाख से ऊपर लिमिट है, बट वो माना नहीं जाएगा क्योंकि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, उस क्राइटेरिया को डिसाइड किया गया है। तो ये है सोशली एंड इकोनॉमिकली तरीके से बैकवर्ड क्लास की कैटेगराइज करने का। तो जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे वो लोग जनरल कैटेगरी से ट्रीट किए जाएंगे, जो लोग नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उनको इसका सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब इसमें क्या होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम बताते नहीं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो जिनका बिजनेस है, उनका पता नहीं चलता। तो ये लूप होल्स है यहाँ पे, वो अपनी इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं दर्शाएंगे। मान लो वो साल के 50 लाख भी कमाते हो, लेकिन फिर भी वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक तरीके से, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है उनको, मतलब गवर्नमेंट को एक पता नहीं है कि वो कितना कमा रहे हैं। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई जो क्लास ए, क्लास बी ऑफिसर्स हैं, जो पीएसयू हैं, वो तो सीधा पता चल जाते हैं, क्योंकि उनको मेंशन करना होता है उनके बच्चों को अपने डैफ वगैरह में,
तो वो पता चल जाता है उनको कि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। लेकिन जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई बिजनेस ओनर हो या कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हो, व्हाटएवर वो काम करके जो बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, करोड़ों में कर रहे हैं, वो भी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो एक लूप होल है इस तरीके से, और सेम ही प्रोविज़न है आपका उनके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया गया 2019 में, 10% रिजर्वेशन जो दिया गया है, इससे क्या हुआ, जो हमारा 50% कैप था वो 60% हो गया। तो अभी हमारा आउट ऑफ 100 में 60% सीटें हमारी रिजर्व रहती हैं, जिसमें से 27% ओबीसी के लिए एंड 10% ईडब्ल्यूएस के लिए एंड बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो अब इसमें ये बातें आ रही है ना कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कुछ क्राइटेरिया है कि इतनी लैंड होनी चाहिए आपके पास, इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी इसका मिसयूज हो जाता है, वहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि एक्चुअली तरीके से ना इसको ग्राउंड लेवल पे जाके पता नहीं कर पाते हैं। और अगर इसका जांच भी पता चलता है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो लोग हैं ना वो प्री मेच्योर, जैसे ऑफिसर लेवल पे है ना, तो प्री मेच्योर रिटायर्ड लेते हैं इसके लिए, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल लास्ट 3 ईयर की जो इनकम है वो उस तरीके से ना मैनेज हो पाए कि 8 लाख से ऊपर हो जाए, इसलिए वो प्रीमेच्योर रिटायर्ड हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे कर देते हैं, अपनी फैमिली में किसी और के नाम, क्योंकि वहाँ से फादर एंड मदर की दिखाता है, जो एप्लीकेंट होता है उसके फादर एंड मदर की इनकम को देखी जाती है। तो वो हो सकता है अपने बेटे के नाम, दूसरे बेटे के नाम कर दें, दूसरी बेटी के नाम कर दें, या किसी और के नाम कर दें, जिससे उनकी प्रॉपर्टी भी बनी रहे और उनके नाम पे भी कुछ न रहे, और इसकी वजह से उनके बच्चे को ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मिल जाए, और इसमें जब जांच हो तो वो पकड़े भी ना जाए। तो ये 3-4 लूप होल्स हैं जो हमने आपको समझाया, कि पहला लूप होल से है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं ताकि उनकी इनकम 8 लाख से ऊपर ना हो। दूसरा ये होता है कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी को, जो अपनी एसेट्स है, वो किसी को किसी के नाम कर देते हैं, अपने ही रिलेटिव में या अपने घर में ही, ताकि पेरेंट की इनकम वहाँ से जाहिर ना हो पाए। तीसरा ये होता है कि वो अपनी इनकम को दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाते ही नहीं है किसी को। जैसे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसमैन है, उसकी तो इनकम पता नहीं चल पाएगी। तो ये 3-4 लूप होल्स हैं, बोथ फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये दोनों क्रेडिट है। और कुछ लोग क्या है ना, देखा ये जा रहा है कि जो हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, वो भी बनवा लेते हैं कि विकलांगता का कुछ नियम होता है कि इतने परसेंट होने चाहिए, तो हाई लेवल का परसेंटेज दिखा करके वो विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और उससे क्या होता है कि उनको जो 4% रिजर्व सीट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो हासिल कर लेते हैं। तो ये कुछ मतलब एक तरीके से लूप होल्स है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए अभी कुछ तरीके से न्यूज़ में बातें आई हैं कि भाई ये चीज़ें इसका गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, लोग सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा रहे हैं, अच्छी खासी उनके पास 100-200 बीघे ज़मीन ही है, फिर भी वो प्रॉपर्टी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। तो ये है क्राइटेरिया, क्योंकि लैंड थोड़ा डिसाइड किया गया था। तो ये कुछ लूप होल्स हैं। तो इसको देखते हुए ना गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाना चाहिए, जिसमें से एक, अगर हम बात करें सही तरीके से, वो इन सर्टिफिकेट का जो कैंडिडेट बनवा करके सर्टिफिकेट को पेश करते हैं जॉब के लिए ना, उसकी सही तरीके से स्क्रूटनी हो कि कहीं उसमें कुछ गलत तरीके से तो नहीं चीज़ें हो रही हैं। सही तरीके से मेडिकल चेकअप हो, सही तरीके से उसकी इनकम की चेकअप हो। एंड दूसरा अगर हम बात करें ना, तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ऐसा कुछ करके होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कई ऐसे ओबीसी में कास्टें हैं ना जो हाई हाई हो, मतलब कि काफ़ी मतलब सोशली इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी वो ओबीसी का वो लाभ उठा लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो ओबीसी में तो हैं, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे ही उस चीज़ को पा जाते हैं जो काफ़ी एजुकेट हैं, काफ़ी तरीके से उनको सुविधाएं मिली हैं, और फिर वो रिजर्वेशन के तहत वो चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। तो ये इसमें अगर सब कैटेगराइजेशन हो जाए ना, तो थोड़े से बटे ना, तो थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें हैं। ये हमारा 1992 में ऐसा हुआ था, तो अभी क्या कितना लगभग आपका 35 साल धीरे धीरे लगभग हो गए हैं। तो अगर इसको सही तरीके से अगर इसको एक बार कैटेगराइज किया जाएगा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग डेवलप्ड हुए हैं इस दौरान। तो इसका थोड़ा सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए ओबीसी में, एंड सेम 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 जो हमारा एससी एसटी में भी होना चाहिए, क्योंकि एससी में क्या होता है ना, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर का। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस है, या किसी अच्छे ओहदे पे है, या अच्छी सादा सर्विस में है, अच्छा सादा बिजनेस में है, तो उसके बच्चे को कोई ऐसा रूल नहीं है कि उनका क्रीमी लेयर से कोई लेना देना है। वो एससी एसटी के लिए सीधा सीधा सर्टिफिकेट है, फादर आपके कुछ भी करते हो, इनकम आपकी कुछ हो, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। बट ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इसका अगर सब कैटेगराइजेशन होगा ना इस कास्ट का, तो इन लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि एससी एसटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हाई पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन मिलता है, और बाकी जो एससी एसटी के जो निचले स्तर के लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वही लोग इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाते हैं, बाकी लोग तो पहुँच ही नहीं पाते वहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको स्क्रूटनी किया जाए तो इन चीज़ों को बचाया। एक और डिसाइड करने का है क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर का ना, कि उसके पेरेंट ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं होने चाहिए। अगर उनके पेरेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होंगे तो उनको ओबीसी क्रीमी लेयर में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो जनरल माने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में मतलब कि जैसे आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो ये सब तरीके हैं क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर के। कई लोगों को डाउट रहता है कि यार हमारे फादर की इनकम आज तो 1 लाख रुपए है, तो क्या वो तो 12 लाख उनकी इनकम हो जा रही साल की, तो क्या हम ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं? ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 8 लाख दिखाया गया है कि 8 लाख आपकी सैलरी होनी चाहिए। बट ध्यान रखो, इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से इंदिरा साहनी वाले केस में बोला गया है कि जो 8 लाख की सैलरी है, ये इनकम, सॉरी सैलरी नहीं, जो इनकम है 8 लाख की, वो इस बेस पे डिसाइड नहीं होगी कि
जो इनकम है वो किसी सैलरी का सोर्स हो या एग्रीकल्चर का सोर्स हो, ठीक है, इनको हटाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई सी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ना, वो एक समय पहुँचते पहुँचते उसकी सैलरी 1 लाख हो जाती है जब वो रिटायरमेंट का टाइमिंग आता है। आज के समय में कई लोगों की ऐसी है, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ सर्विस में मैंने आपको बताया 3-4 कैटेगरी का, कि जो आपके फादर हैं क्लास 1 ऑफिसर से एंट्री हो, या आपके फादर एंड मदर दोनों दोनों क्लास बी ऑफिसर से एंट्री हो, या आपके फादर या मदर कोई एक क्लास बी ऑफिसर हो लेकिन क्लास सॉरी एज द एज ऑफ 40 के अंदर, 40 साल के अंदर क्लास ए में उनका प्रमोशन हो जाए तो भी वो माने जाएंगे क्रीमी लेयर में। एंड आपका पीएसयू में मैनेजर पोजीशन रखते हैं वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, या आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखते हैं तो वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो इन लोगों को नॉन क्रीमी लेयर का प्रोविजन जो है वो नहीं रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं बिजनेसमैन है जिनकी सैलरी 8 लाख से ऊपर है, ये सीधे सीधे क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है टोटल क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। सो अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय।